एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले हमने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था। लास्ट में हमने साइमन कमीशन पढ़ा था। साइमन कमीशन से ही ओरिजिनेट हुआ ये वाला एक्ट, और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो जो रिफॉर्म्स आने थे उसके बाद ये सारा रिफॉर्म होके 1935 का एक्ट आया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इस एक्ट का क्या पॉइंट था, ऑल इंडिया फेडरेशन। पहले यूनिटरी सिस्टम चलता था क्योंकि जो सारा काम था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो सब कौन चला रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, या तो क्राउन चला रहा था, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या फिर गवर्नर जनरल। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई प्रोविंसेस की कोई नहीं सुन रहा था, और उनके जो भी फैसले थे, जो भी वो काम करके देते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, लेजिस्लेचर के, वो सब गवर्नर जनरल के थ्रू ही अप्रूव होते थे, या फिर किसी के एसेंट पड़ती थी, और वो एसेंट मोस्टली नहीं मिलती थी, इसलिए कोई भी अपने नहीं चला पा रहा था। एक यूनिटरी सिस्टम में बस एक ही आदमी की चल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या बोला गया कि यूनिटरी सिस्टम को हटा के हम फेडरेशन लाएंगे। फेडरेशन में मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के काम होंगे, दोनों की पावर होंगी, सब अपने बेस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले फेडरेशन में क्या हुआ, प्रोविंसेस, जो भी सारे राजा थे, राजा के प्रोविंस थे, जैसे कोई सा भी प्रोविंस हो गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था, ये दोनों मिलके एक फेडरेशन बना रहे थे। फेडरेशन से क्या हो रहा था, एक सिंगल यूनिट की तरह इन्हें ट्रीट करा गया, और इन दोनों के डिसीजंस को स्टेबिलिटी दी गई। इन दोनों के डिसीजंस को माना गया कि हाँ, अगर आपको अपना कंट्री, अगर अपने जगह का रूल ऐसे चलाना तो ठीक है, आप चला सकते हैं। उनको, उनके डिसीजंस को कंसिडर किया गया। इसके अलावा इसमें क्या हुआ, प्रीवियसली यूनिटरी गवर्नमेंट, जो पहले तो क्या चलती थी, यूनिटरी गवर्नमेंट चलती थी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन बाय रूलर टू सरेंडर द अथॉरिटी। अब इसमें ना एक फॉर्म आया, एक डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ आया था, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब जो भी ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे, वो जितने भी राजा थे, उनको ये बोला गया था कि आप अगर चाहें तो अपनी टेरिटरी हमारे हाथ में, हमको सरेंडर कर सकते हैं, हमको दे सकते हैं, और उसका काम हम सब चला लेंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो था, किसी भी टेरिटरी ने साइन ही नहीं किया, इसलिए ये आया ही नहीं। तो बस उसका बस एक छोटा सा पॉइंट था कि साइन बाय द रूलर हु सरेंडर, ये सरेंडर कर रहे थे अपनी अथॉरिटी को। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट कौन थी? जो ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या हुआ था, डायरकी एट द सेंटर, डायरकी आ गई थी सेंटर में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, दो तरह के सब्जेक्ट्स थे, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। अभी प्रेजेंट के सिनारियो में, प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लेस, स्टेट लेस और कॉन्करेंट लेस। ठीक है, यूनियन के सारे काम कौन संभालता है? सेंटर। स्टेट के सारे काम स्टेट संभालता है, और कॉन्करेंट लेस के सारे काम कौन संभालता है? कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं जो अभी नया आया, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम हो गया, या फिर जो प्रेजेंट के सब्जेक्ट्स है, जो पहले के सब्जेक्ट्स को पता ही नहीं था कि ये काम भी, ये भी क्राइम हो सकता है, तो ये, या फिर ये भी काम हो सकता है, तो ये सारे क्राइम कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गए थे। ये इसमें दोनों ही होता है, अगर स्टेट का काम हो या फिर सेंटर का काम हो, तो दोनों मिलके रूल्स बना सकती है। ठीक है, अब हम पहले के सिनेरियो में वापस जाते हैं। इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसके डिसीजन कौन लेता था, या फिर उस पर कौन काम करता था? गवर्नर जनरल। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उस पर गवर्नर जनरल की जो एक्सेंट होती थी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहता था लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद एक और मेन पॉइंट आता है, जिसमें गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो गवर्नर जनरल है, जो सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता था किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता था? क्राउन। क्राउन कौन था? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हुए। इसके आगे हम और पॉइंट्स क्या है इसमें वो पढ़ते हैं। तो हम वापस आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके थर्ड पॉइंट पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, प्रोविंसेस आर नॉट, मतलब प्रोविंशियल क्या होता है, जो प्रोविंसेस थी उनकी ऑटोनॉमी, पहले वो ऑटोनॉमस थे, खुद से चलाते थे, बट अब उनकी ऑटोनॉमी ना बहुत ही छोटी कर दी थी, बहुत ही उसको सिंक्रोन कर दिया था। कैसे किया था? सिंक्रोनाइज कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले प्रोविंसेस आर नाउ डेलीगेट्स ऑफ सेंटर। डेलीगेट मतलब क्या होता है कि आप, अब जो प्रोविंसेस हैं वो सेंटर के डेलीगेट्स, मतलब उनका जो ग्रुप ऑफ डिस्कशन है, तो उसका जो लीडर कौन रहेगा? वो रहेगा सेंटर। ठीक है, तो ये जो प्रोविंसेस जो है उन सब का जो
ये जो सारे प्रोविंस थे, जैसे मद्रास प्रोविंस हो गया, पंजाब प्रोविंस हो गया, इसके जो वो सारे लोग थे, इसके सारे डिसीजंस थे, इसका डिस्कशंस था, वो सब सेंटर के अथॉरिटी के अंदर आ रहा था। ठीक है, नाउ डायरेक्टली सजेशन टू ऑफ द क्राउन। अब जो क्राउन है, जो ब्रिटिश इंडिया था, वो अपने डायरेक्ट सजेशंस इन प्रोविंसेस के ऊपर दे सकता था। तीसरी बात इसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिटेन ओवर पोजीशन। रिटेन मतलब क्या होता है, बना, अपना पोजीशन बना के रख सकता है, बनाए रखना होता है रिटेन का इनिशियल मतलब लिटरल मतलब। बट इसमें क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो रिटेन कर सकती थी प्रोविंसेस के ऊपर अपने पोजीशन को, पोजीशन। ठीक है, इसके बाद बात आती है फेडरल लेजिस्लेचर की। अब फेडरल लेजिस्लेचर हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी फेडरल लेजिस्लेचर है। तो पहले के फेडरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, और ये था क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन सा हाउस था, अपर हाउस। ठीक है, और ये था लोअर हाउस। अब इसमें कहते थे 260 मेंबर्स थे, जिसमें 156 तो ब्रिटिश प्रोविंस के थे, 104 प्रोविंसेस के थे जो उसमें थे, और उसके बाद 6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के तो बहुत ही काम है। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली पे आती है, ये 5 साल के लिए बनती थी। इसमें 375 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 250 ब्रिटिश इंडिया के होते थे, और 125 प्रोविंसेस के होते थे। इसके बाद ये लोअर हाउस कहलाता था, ये हमने पहले पढ़ ही लिया। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसी थी, सबसे पहले जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे, तो वो कंसिस्टेड थी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले जो गवर्नर था वो हेड था एग्जीक्यूटिव का। जो भी कोई लॉज आते थे, जो भी कोई लॉज बनते थे, उनको सारा एग्जीक्यूशन का काम गवर्नर का था। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो भी रिस्पॉन्सिबल था गवर्नर को अपने सारे कामों के लिए। इसके बाद बात आती है कि इसकी पावर्स क्या क्या थी। ठीक है, सॉरी, पावर्स है। ठीक है, तो पावर्स क्या थी, सबसे पहले इसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी, पावर एक्सरसाइज इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट। उसके जो भी कोई जजमेंट होते थे उसके लिए पावर्स थी। और उसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी उसके एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स आती थी, उसके ऊपर भी एक्सरसाइज करने की पावर थी गवर्नर की। ठीक है, ये तो सारा प्रोविंशियल गवर्नर का गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था। ठीक है, इसके बाद बात आती है 6 पॉइंट की। इसमें था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैसे था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 6 प्रोविंस ऐसे थे, 4 5 6 एक इसमें बंगाल भी आएगा, बंगाल ऐड कर लेना। ठीक है, तो बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और जो भी कोई यूनाइटेड प्रोविंस था वो सारे इसके अंदर आते थे। और इसमें क्या था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये स्टेट की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, प्रोविंस की कॉन्टेक्स्ट में। तो इनके सारे जो लेजिस्लेचर थे वो बाई कैमरल थे, डबल हाउस था इनका। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के बीच में क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स थी। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स क्या, सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर क्या थी, फेडरल लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स थे। इस पे सेंटर अपने अथॉरिटी दिखाता था, और जो भी जैसे सेंटर के काम हो गए, फॉर एग्जांपल मिलिट्री, या फिर कोई हेल्थ हो गया सेंटर के लेवल पे, या फिर कोई एजुकेशन का काम हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री का काम हो गया, एग्जीक्यूशन का काम हो गया, लेजिस्लेचर या फिर जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स उसके अंडर आते थे। इसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट थे। प्रोविंशियल लिस्ट जो 54 सब्जेक्ट्स से कंसिस्टेड थी, और इसमें स्टेट के काम आते थे, जैसे पुलिस हो गया या फिर वाटर का, ये सब हो गया। तो ये सारे स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काम में आते हैं। इसके बाद आती थी तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 26 सब्जेक्ट्स थे। इस पे दोनों ही एक्सरसाइज करते थे, सेंटर भी और स्टेट भी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है, जिसका मतलब जो है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस मिलते थे गवर्नर जनरल को, और कोई भी टाइम होता था इमरजेंसी का, तो गवर्नर जनरल अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके उस सिचुएशन से निकल सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और पॉइंट आता है, जो कि है फेडरल जुडिशरी का, तो वो भी हम पढ़ते हैं अभी। तो अब हम पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लास्ट पॉइंट पे, जो है फेडरल कोड। ठीक है, फेडरल कोड भी इस्टेब्लिश हुई थी। अब इस फेडरल कोड में था क्या, सबसे पहले तो एक चीफ जस्टिस रहता था और 6 बाकी जजेस रहते थे। ठीक है, कोर्ट में। इसके अलावा 65 ईयर्स इनकी रिटायरिंग एज थी,
और इनके पास 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन थे। सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, फेडरल कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता था अपने बेस पे, जो भी उसके ओरिजिनली उसे मिली हुई थी। ठीक है, इसके बाद मतलब जो भी कोई जुरिस्डिक्शन देना, ठीक है, कोई किसी भी केस के ऊपर अपना जजमेंट होना ना, वो सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन की। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता था, जैसे कोई भी है वो हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता था और फिर वो जाता था ये फेडरल कोर्ट में अपने डिसीजन। तो इसमें एक तो कुछ एक्सटेंट तक वो ओवर रूल करता था हाई कोर्ट के डिसीजन से, और फेडरल कोर्ट है जो अपील करता था हाई कोर्ट के जजमेंट्स को। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद तीसरा इसका जुरिस्डिक्शन जो फेडरल कोर्ट एक्सरसाइज करता था वो क्या था, गवर्नर जनरल सीक एडवाइस। अगर गवर्नर जनरल को कोई भी एडवाइस लेनी होती थी फेडरल कोर्ट से, तो ये फेडरल कोर्ट अपनी पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके गवर्नर जनरल को किसी भी टॉपिक, किसी भी अफेयर के ऊपर, जो भी कोई इशू है उसके ऊपर एडवाइस करता था। ठीक है, ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्लस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के टाइम पे जो वाइसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारा कंप्लीट हो गया है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। तो जल्दी से मिलते हैं मैं आपको मेरे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।